गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भगत सिंह का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह का योगदान रहा है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह के योगदान में पहले पॉइंट में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करना। भगत सिंह स्वतंत्रता के जोरदार समर्थक थे। भगत सिंह अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए उन्होंने पंजाब में एक नौजवान संगठन का निर्माण किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना तथा देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना था। उनके द्वारा गठित नौजवान भारत सभा और नवनिर्मित सभा स्वतंत्रता के विषय पर एक मत थी। भगत सिंह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कांग्रेस दल द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नाकामी मानते थे। उनका विचार था कि कांग्रेसी विधियों द्वारा देश को स्वतंत्रता तो प्राप्त हो सकती है, परंतु यह स्वतंत्रता एक लंबी लड़ाई अथवा संघर्ष के बाद ही प्राप्त हो सकती है। जबकि भारतीयों को शीघ्र की स्वतंत्रता की आवश्यकता थी, ताकि वह अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके। तो इस प्रकार से भगत सिंह का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना था, फ्रीडम प्राप्त करना था, जो कि भगत सिंह के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान में शामिल है। इसी के साथ साथ भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का विरोध किया। भगत सिंह का साम्राज्यवाद में कोई विश्वास नहीं था। वह साम्राज्यवाद को देशों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करने का एक साधन मानते थे। उनका विचार था कि भारत की बदहाली और प्रत्येक तरह की समस्या का जो मुख्य कारण है, वह भारत पर साम्राज्यवादी नियंत्रण है। उस साम्राज्यवादी नियंत्रण ने ही भारत को सोने की चिड़िया से एक निर्धन राष्ट्र बना दिया। वह किसी भी कीमत पर भारत पर से साम्राज्यवादी शासन को समाप्त करना चाहते थे और इसके लिए सोवियत रूस के क्रांतिकारियों द्वारा अपनाए गए साधनों को उचित माना। वह अपने साधनों के द्वारा साम्राज्यवाद का पूरी तरह अंत करना चाहते थे, ताकि इसके कारण भारत के जो कामगार हैं और जो साधन रहित व्यक्ति हैं, उनको खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त हो सके, उनके साथ न्याय हो सके और वह जीवन की उन खुशियों को प्राप्त कर सके जो उन्हें न्याय की प्राप्ति हो। उन्हें वह खुशियाँ प्राप्त हो सके जिनके वह अधिकारी हैं तथा जिन पर साम्राज्यवादियों ने अपना आधिपत्य जमा रखा है, नियंत्रण बना रखा है। भगत सिंह चाहते थे कि अंग्रेज चाहे जितना भी अत्याचार भारतीयों पर कर ले, उन्हें एक दिन भारत को छोड़कर जाना ही होगा। और इस तरह भगत सिंह ने भारत की समस्त समस्याओं का एकमात्र जो हल है, साम्राज्यवाद से मुक्ति अथवा साम्राज्यवाद के अंत को माना, जो कि उनके राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान साबित हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने युवा शक्ति में विश्वास किया। ये भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह के योगदान में शामिल है कि भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेकों तरह के साधनों में विश्वास व्यक्त किया। आरंभ में वह गांधी जी द्वारा प्रयुक्त सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह में जहां पूर्ण विश्वास करते थे, वह जब उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद के विषय में तथा विश्व के अनेकों देशों की क्रांतियों के विषय में पढ़ा, तो उन्होंने हिंसा को एक साधन के रूप में स्वीकार कर लिया। वह देश की आज़ादी की प्राप्ति के लिए कोई भी विधि अपनाना चाहते थे और भगत सिंह ने अपने अध्ययन काल में विभिन्न देशों की क्रांतियों के बारे में अध्ययन किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि बिना युवाओं के सहयोग के कोई भी क्रांति या जो सफल नहीं हो सकती। क्रांति के पश्चात राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में जहां प्रौढ़ों का अनुभव प्रयोग में लाया जाता है, वहीं
युवाओं का जोश भी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया और इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी युवाओं की भर्ती की गई। इन युवाओं से जहां देश की सेवा के लिए तन मन और धन को अर्पित करने के लिए प्रेरित किया गया, वहीं पंजाब स्टूडेंट यूनियन की दूसरी कॉन्फ्रेंस में विद्यार्थियों के नाम पर एक पत्र भी लिखा, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने पढ़कर सुनाया कि हम नौजवानों को बम व पिस्तौल उठाने की सलाह नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के करने के लिए इससे भी अधिक बड़े कार्य हैं। कारखानों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के पास झुग्गी झोपड़ियों व ग्रामों में रहने वाले युवाओं में क्रांति का संदेश देश के कोने कोने में पहुँचाना है। उस क्रांति का संदेश जो ऐसे आज़ादी लाएगा जिसमें एक आदमी के हाथ से दूसरे की लूट खसोट असंभव हो जाएगी। इस प्रकार से युवा शक्ति में विश्वास रखते हैं। युवा शक्ति में विश्वास के साथ साथ जन कल्याण पर भी बल दिया है। ये भी उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान साबित हुआ कि भगत सिंह एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं पाया जाता, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, लोगों के मध्य किसी तरह की आर्थिक विषमता नहीं हो, सभी व्यक्ति राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का समान रूप से प्रयोग करते हों, जनता के मध्य किसी भी तरह का असंतोष न हो और श्रमिकों व साधन विहीन व्यक्तियों को खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त हो। उनके राज्य संबंधी विचारों में समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के विचारों का समन्वय पाया जाता है। उनके राज्य में पूंजीपतियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा तथा राम राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ साथ चलता रहेगा। भगत सिंह के ऐसे विचार उन्हें कल्याणकारी राज्य की ओर ले जाते हैं, वेलफेयर स्टेट की ओर ले जाते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक सुधारों पर भी उन्होंने बल दिया है। ये भी उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान साबित हुआ। भगत सिंह पर समाजवाद का काफ़ी प्रभाव था। वह भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सुधारों की बात करते थे। उनका विचार था कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने और भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाने के लिए जानबूझकर ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जिससे भारतीयों का आर्थिक शोषण होता रहे। अतः उन्होंने अपनी क्रांति का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक सुधारों की स्थापना निर्धारित किया। मार्क्स ने आर्थिक सुधारों को इतिहास में परिवर्तन का कारण माना था। राजनीतिक इतिहास, सोच विचार का इतिहास, धर्म का इतिहास और अन्य सभी आर्थिक हालातों के गर्भ से पैदा हुए थे। मार्क्स ने ही भगत सिंह को यह एहसास कराया कि राजनीतिक कार्य किसी की जड़ नहीं अपितु पैसे वाली ताकतों की पैदावार थे। तो इस प्रकार से भगत सिंह ने भारत की आज़ादी को लड़ाई को मूल रूप से आर्थिक सुधारों की लड़ाई माना और आर्थिक सुधारों पर सबसे ज़्यादा बल दिया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक योगदान साबित हुआ। इसी के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का भी समर्थन किया है। यह भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भगत सिंह जिस समय 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तो उस समय भारत में महात्मा गांधी द्वारा प्रायोजित असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के प्रभाव में भगत सिंह ने भी अपना विद्यालय छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। ऐसे हजारों विद्यार्थी थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। अतः इन विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना देश के विभिन्न शहरों में की गई, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों को भविष्य के सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में तैयार करने की नीति को अपनाया गया था। पाठ्यक्रम को इस तरह से डाला गया था कि वह राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ देश प्रेम की भावना पैदा करने वाला हो। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन भी भगत सिंह ने किया। यह भी उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के रूप में शामिल था। इसके साथ साथ न्यायिक सुधार संबंधी विचार भी उन्होंने दिए हैं। या हम कह सकते हैं कि ये भी उनका योगदान है कि न्यायिक सुधार संबंधी विचार दिए हैं। भगत सिंह का तत्कालीन जो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था है उनमें कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उस समय न्यायालय सरकार एक स्वतंत्र अंग न होकर सरकार के एक विभाग की तरह कार्य करती थी और न्यायालय पुलिस द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को, चाहे वह वैध हो अथवा अवैध, उसे कानून की दृष्टि से उचित ठहराना ही उनका मुख्य कार्य था।
भगत सिंह को अनेकों बार कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा था। भगत सिंह ने न्यायिक सुधारों को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि जनता को प्रतिदिन ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले अन्याय का सामना करना पड़ता था। भगत सिंह के विरुद्ध चल रहे लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान अनेकों तरह की यातनाएं बंदियों और न्यायाधीशों के समक्ष दी जाती थी, जिससे भगत सिंह के मन में ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा हो गई और परिणामस्वरूप वो इसमें सुधार लाना चाहते थे, इसमें सुधार लाने के इच्छुक थे। इस प्रकार से न्यायिक सुधार संबंधी विचार भी उन्होंने दिए हैं कि न्याय व्यवस्था में जो है उनमें सुधार होना चाहिए, जो कि उनके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के रूप में शामिल है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार के साथ साथ जेलों में सुधार संबंधी विचार भी उन्होंने दिए हैं। 14 जून 1929 को भगत सिंह मियांवाली जेल पहुंचे तो उन्होंने जेलों की दुर्दशा के संबंध में 2 पत्र जेल अधिकारी को सौंपे थे और जेल में भगत सिंह के साथ एक राजनीतिक बंदी के स्थान पर एक सजा याफ्ता मुजरिम के समान व्यवहार किए जाने का कड़ा विरोध किया। इस विषय में भगत सिंह ने वायसराय को लिखा कि हम राजनीतिक कैदी हैं और इस आधार पर मांग करते हैं कि हमारे साथ राजनीतिक बंदियों जैसा व्यवहार होना चाहिए तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुसार ही उन्हें खुराक मिलनी चाहिए। भगत सिंह ने कैदियों की स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित मांगों की पेशकश की, जिनमें राजनीतिक कैदियों को पेशेवर कैदियों से अलग रखा जाए, राजनीतिक कैदियों के समान ही अन्य अपराधियों को भी किताबें पढ़ने और अखबारों के अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, शारीरिक श्रम से छूट और अपमानित करने वाले कार्यों से छूट प्राप्त हो, बेहतर आवास की सुविधा, राजनीतिक कैदियों के अलग वार्ड की मांग, अपने कपड़े पहनने की छूट प्रदान करना, भूख हड़ताल करने वाले कैदियों के साथ ज़बरदस्ती न की जाए और उन्हें अमानवीय तरीके से खुराक न खिलाई जाए, यूरोपीय कैदियों के समान ही भारतीय कैदियों को भी बेहतर सुविधाएं दी जाए। इसके साथ साथ सभी कैदियों को उचित भोजन पाने और उचित मानवीय व्यवहार की मांग भी उन्होंने रखी। तो इस प्रकार से भगत सिंह ने इन मांगों को पूर्ण करवाने का बीड़ा उठाया और जेल में भूख हड़ताल आरंभ कर दी। भूख हड़ताल की यह विधि गांधी जी की देन थी। तो इस प्रकार से इसका जो प्रयोग है वो अनेक सूत्रों पर भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो जेलों में सुधार भी भगत सिंह चाहते थे, ये भी उनका एक योगदान है। इसके साथ साथ मजदूरों और कृषकों किसानों में चेतना पैदा करना, ये भी उनके योगदान में शामिल है कि भगत सिंह ने अपनी क्रांति संबंधी विचारों के द्वारा श्रमिकों और कृषकों में चेतना पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, ताकि वह भी क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। इन वर्गों में चेतना पैदा करने के लिए भगत सिंह ने निम्न प्रयास करने पर बल दिया, जिसमें समस्त भारत के श्रमिकों और किसानों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना करना, भारत में रहने वाले कामगार वर्ग को आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आंदोलन को चलाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस तरह के प्रयत्न करना कि देश में किसी भी तरह के इन वर्गों का शोषण न हो सके, इसके लिए कानूनों के निर्माण की मांग की गई। देश में विद्यमान आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करना और श्रमिकों और कृषकों को संगठित करने के प्रयास करना, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को उचित नहीं माना, ये शामिल थे। इसके साथ साथ भगत सिंह ने क्रांतिकारियों का भी समर्थन किया है और भगत सिंह जो क्रांति का जो दूसरा नाम है भगत सिंह कहा जाता है। 1917 में सोवियत रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक महान क्रांति हुई, जिसने गरीब, पिछड़े और शोषित समाज के लोगों और उनके नेताओं को आगे आकर प्रचलित सामंतवादी अथवा साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ देने के लिए प्रेरित किया था। भगत सिंह ने सामाजिक व आर्थिक बदलाव को क्रांति का आधार माना। उनका विचार था कि राज्य में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अपने विचारों के समर्थन में उन्होंने 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति और 1917 में हुई सोवियत क्रांति के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। इन दोनों देशों में क्रांति के द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बदलाव लाए गए थे। फ्रांस में जहां स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व पर बल दिया गया, वहीं रूस में समतावादी समाज की स्थापना की गई। भगत सिंह का विचार था कि भारत में क्रांति के द्वारा ब्रिटिश शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाएगा। उसके पश्चात ही भारत में जो शासन व्यवस्था स्थापित होगी वह वैधानिक रूप से संविधान में संशोधन करके समाज में
सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाएगी। इन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सामाजिक और आर्थिक पक्ष से सफल बनाना होगा। बिना क्रांति के वर्तमान व्यवस्था में यह बदलाव संभव नहीं है। परिणामस्वरूप क्रांतिकारियों का भी उन्होंने समर्थन किया है। इसी के साथ साथ पूंजीवाद का विरोध किया। भगत सिंह ने अपने समाजवादी विचारों के अंतर्गत सर्वप्रथम पूंजीवाद का कड़ा विरोध किया। उनका विचार था कि पूंजीवाद के प्रसार से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला है और इसने विभिन्न देशों को अपने अधीन करने का निश्चय किया। पूंजीपति श्रमिकों और कृषकों से अधिक श्रम करवाता है, परंतु उन्हें केवल उतना पैसा ही दिया जाता है जिससे किसी भी तरह उनका जीवन यापन हो सके। शेष सारा जो धन है वह अपने ऐशोआराम और आपार मस्ती में व्यय करने, जिससे समाज में आर्थिक चिंता बढ़ती जाती है। पूंजीपति शक्तिशाली होने पर शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं और इसमें वह काफ़ी सीमा तक सफल भी होते हैं। जब शासन की सत्ता पूंजीवादियों के हाथों में आ जाती है तो वह इसका प्रयोग अपने अनुसार ही करते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूंजी जो वाद है उसका विरोध उन्होंने अपने विचारों में किया है। परिणामस्वरूप यह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान में शामिल है।